अध्ययन के तरीकों पर। और ये हमारा DL.Ed प्रथम वर्ष इकाई 7वीं का हम दूसरे अध्याय पर आ चुके हैं। मतलब हमारा जो ये वीडियो है ये इस चैप्टर और इस इकाई से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। और मेरा अनुरोध होता है आपसे हमेशा, और आज भी मैं उसी बात को वापस आपके सामने दोहरा रही हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जो है उसे क्लिक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे आप अगर कमेंट करते हैं तो हम उत्साहित होते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम बड़े उत्साह के साथ पूर्ण तैयारी के साथ आपके लिए, आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपके लिए नए नए वीडियो और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम आज इस प्रकरण को आगे बढ़ाएं। हम कल बात कर रहे थे अवलोकन की, कि अवलोकन से क्या तात्पर्य होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस विधि की हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व के वीडियो में, तो आज उस विधि के आगे जो उपयोगिता है, अवलोकन विधि की जो उपयोगिता है, अवलोकन विधि के जो चरण हैं, उसकी सीमाएं जो हैं, उसके सुझाव जो हैं, उन पर बात करेंगे। तो मैं आपको सरल भाषा में ये समझाऊं इससे पहले मैं आपको ये बता देना अति आवश्यक समझती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर ये जो आपका इकाई 7 का चैप्टर है, इकाई 7 में ये जो अध्ययन के तरीके हैं, जो विधियाँ दी हुई है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें। आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, आप नेट देंगे, सिलेट देंगे, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देंगे और जो भी कुछ आगे आप उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये आपके लिए उस समय बहुत उपयोगी होंगे। ये जो सीखा हुआ ज्ञान है ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के माध्यम से उस समय आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए हम चलते हैं चर्चा की ओर। देखिए आज हम बात करेंगे अवलोकन विधि। किसी भी शोधार्थी या अवलोकनकर्ता जब इस विधि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए करता है तो उसके क्या स्टेप होते हैं, उसके क्या सोपान होते हैं, उसके क्या चरण होते हैं। जब भी आप कोई बात करेंगे ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं भी आपके सामने आई हूँ तो मैं पूर्व नियोजित प्री प्लान से आई हूँ। मैंने अपना प्लान कर लिया था कि मुझे जो आज का वीडियो है उसमें इतना कंटेंट डालना है, इन बातों को कहना है। आप देखेंगे अवलोकन विधि का जब भी हम प्रयोग करेंगे सबसे पहला होगा पूर्ण नियोजन। अब देखिए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। मैंने एक 20 बाई 25 का या 25 बाई 50 का मैंने एक खाली वो लिया है, प्लॉट लिया है। मैं उस पर मकान बनाना चाहती हूँ। तो जब मैं मकान बनाना चाहूँगी तो ऐसा नहीं है कि ये दीवारें कहाँ खींचेगी सिर्फ उसी का वर्णन करूँगी, मैं उसमें सिनेट्री का भी वर्णन करूँगी, मैं इलेक्ट्रिसिटी का भी वर्णन करूँगी, मैं पॉइंट कहाँ डलवाने उसका भी वर्णन करूँगी, मेरे फर्श कैसा रहेगा उसकी भी वर्णन करूँगी, मैं उसमें वेंटिलेशन कैसा रहेगा, दरवाजे कैसे रहेंगे, खिड़कियाँ कैसी रहेगी, सारा सब कुछ छोटी छोटी बातों का मैं ध्यान रखूँगी। यदि मुझे फर्श पे ढलाव देना है या नहीं देना है, पत्थर कौन सा इस्तेमाल करना है, बाथरूम का दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए, आदि आदि। तो आप देखेंगे जब भी अवलोकनकर्ता अवलोकन विधि का प्रयोग करता है तो एक पूर्ण योजना बना लेता है। इस विधि का प्रथम चरण यही है। देखिए हम बात करें इसको पूर्ण योजना भी बोल सकते हैं और पूर्ण नियोजन भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है, इसमें सबसे पहले न्यायादर्श का निर्धारण किया जाता है। हम यहीं रुकते हैं अभी, क्योंकि मैं अगर पढ़ के सुना दूंगी आगे चले जाऊंगी तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, न्याय आदर्श। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सैम्पलिंग। ये भी पीजी लेवल का कंटेंट है। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जब भी किसी वस्तु का, उत्पादन का, व्यक्ति का या घटना का, किसी का भी यदि विश्लेषण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो आप ये देखेंगे जैसे कोटा में, अगर मैं कोटा के किसी घटना को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी जाति, समुदाय, वर्ग को लेकर यदि मैं शोध कार्य करती हूँ तो आप ये देखिए कितना बड़ा कोटा है। उत्तर, दक्षिण, इधर उधर कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब शोध करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमएड करते हैं, एमफिल करते हैं, डिजिटेशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं,
छोटा सा, इतनी बड़ी जनसंख्या जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा सा वर्ग, एक छोटी सी इकाई, एक यूनिट ले लेते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लेते, उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। कार्ड है, लॉटरी है, कोटा प्रणाली है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सिस्टम है। सिक्का उछालने वाला है, 2 4 6 है, तो आप देखेंगे रैंडमली हमने सम, ऑड और इवन में से किसी संख्या को ले लिया कि भाई इस पे जो आएगा उसका मैं चुनाव कर लूँगा। मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ कि आपको निकट भविष्य में जब भी इससे संबंधित कोई बात हो, आपको समझ में आना चाहिए कि सैम्पलिंग क्या होती है। जनसंख्या का, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा सा नमूना जो उसका पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता हो, एक इकाई, उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। जब हम उस पर शोध कार्य करते हैं, जो भी निष्कर्ष आते हैं वो उस पूरी जनसंख्या के निष्कर्ष कहलाते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इसमें न्यायादर्श का निर्धारण किया जाता है। मतलब मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, सैंपल का नियोजन किया कि मैं इस सैंपल पर काम करूंगी, इस वर्ग पर काम करूंगी, इस समुदाय पर काम करूंगी। फिर आप देखेंगे अवलोकन कहाँ करना है। आपको कहें कि आपको देखना है, अरे भाई कहाँ देखना है, किधर देखना है, कितना देखना है, कब तक देखना है, किस घटना का अवलोकन करना है, कौन से डायमेंशन को छूना है, कहाँ बारीक दृष्टि रखनी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो नियोजन हमने किया है उसमें ही ये तय हो गया है कि अवलोकन का क्षेत्र और समय सीमा, और अवलोकन करते समय हमें कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करना है। मुझे अपने पास ट्रांजैक्शन रखना है, वो ट्रांजिस्टर होता है वो रखना है, टैप रिकॉर्डर रखना है, मेरे को पेन ड्राइव रखना है, या जो भी मेरे पास उपकरण है उस समय मुझे वो रखना है। तो ये सब कहाँ हो जाता है, आप देखेंगे ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, पूर्ण योजना और नियोजन। इसमें ये सब तय हो जाता है कि कौन शोध कार्य में हमारी पॉपुलेशन का जो सैम्पलिंग है वो कितना होगा संख्या में, उसका अवलोकन करने के लिए कौन से उपकरण हम काम में लेकर आएंगे, उनको विश्लेषित कैसे करेंगे, अवलोकन का समय क्या रहेगा, और कौन सी घटना, कौन सा इवेंट, कौन सा कार्य, उस पर हमें बड़ी बारीकी से अवलोकन करना है। ये था हमारा अवलोकन विधि का प्रथम सोपान। अब हम आते हैं दूसरे सोपान पर, व्यवस्थित नियोजन। आप भी देखेंगे, वैसे भी आप देखेंगे सिस्टमेटिक प्री प्लान या सिस्टमेटिक प्लान सफल जीवन की एक आदर्श कुंजी है। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने अध्ययन को सफल बनाना चाहते हैं, आप खुद जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप देखें, आप एक सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे करना है। आप एक सिस्टम फॉलो कीजिए, देखिए आपकी लाइफ अपने आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ढल जाएगी, और कहीं आपको नहीं लगेगा कि आपने आज के दिन में जो भी कार्य तय किए थे कुछ छूट गए हैं या कुछ कमी हो गई है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर व्यवस्थित नियोजन, सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक कपड़े की अलमीरा है, वुडन अलमीरा है, या जिसे गोदरेज बोलते हैं वो है। आपने अपने कपड़े जो भी नए पुराने जो भी कुछ आपके पास है पहनने के, आपने धनाधन घुसाए हुए, और आपको कहीं जाना है, आप ये ढूंढ रहे हैं, इसका ये नहीं मिल रहा है और उसका ये नहीं मिल रहा। आप देखेंगे आपने बिल्कुल सिस्टम से लगाया हुआ है, आपको कहीं जाना है, आपने की लगाई, दरवाज़ा खोला, फटाफट से डिसाइडेड है, पहले से व्यवस्थित किया हुआ है, आपने यहाँ से जो जो चीज़ें चाहिए थी उठाई, और आप बिल्कुल समय पर तैयार हो गए। आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर यही बात है, व्यवस्थित नियोजन। आपने क्या करा है, आपने पहले सारी व्यवस्था बैठा ली है, आपको क्या लिखना है, आपके पास कौन से उपकरण होंगे, आपका क्षेत्र क्या होगा, आपकी सैम्पलिंग क्या होगी, आपकी समय सीमा क्या होगी। तो यहाँ देखेंगे लेखन उपकरण का उचित उपयोग, आपने जो भी उपकरण इस्तेमाल किए हैं उनका क्या डाटा है, उसको आप सही तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। प्रत्यक्ष अवलोकन, आप बिल्कुल डायरेक्ट, आप सहभागी, अर्ध सहभागी, अनियंत्रित, नियंत्रित, सामूहिक, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आप देखेंगे आप प्रत्यक्ष अवलोकन आप देख रहे हैं। व्यवस्थित परिस्थितियों आदि का
आदि के निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। जब भी हम अवलोकन करें, जो परिस्थितियां हैं वो नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए, और व्यक्ति जो अवलोकन करता है बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें बाइसेस नहीं होने चाहिए। यदि पक्षपात आ गया, व्यक्तिगतता आ गई, कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो जो आपका डाटा कलेक्शन है, जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया है, जब उससे कुछ निष्कर्ष निकलेंगे तो आप उसका सामान्यीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पक्षपात से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए व्यवस्थित होना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम बात करेंगे अवलोकन के चरण के तीसरे चरण की, पूर्ण लेखन। इसमें आप देखेंगे हमने घटना का, व्यक्ति का, समूह का, समुदाय का, संस्था का, जिसका भी अवलोकन किया है, आप देखेंगे बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। अबे हमें उस समय ये कहना चाहिए था, इस समय ये कहना चाहिए था, हम भूल जाते हैं। तो उस समय आप क्या करेंगे, जो भी कुछ है आप लिखते रहिए। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि हम खूब सारे रजिस्ट्रेशन करते हैं वेबिनार के, और क्या हो जाता है, कब कौन कहाँ है हम उसे भूल जाते हैं। अब उसका एक अच्छा तरीका हमने ये अपनाया है कि हम अवलोकन हम देख तो रहे, हमें मालूम ही नहीं पड़ता किसका सर्टिफिकेट आया है, किसका फीडबैक आया है, किसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप ये देखेंगे, उसको क्या कर लीजिए, सिस्टमेटिक, ये इस तारीख को सिस्टमेटिक लिखना शुरू कर दीजिए। तो बस आप देखेंगे सोने पे सुहागा हो गया। अवलोकन आपने कराई है, सबसे अच्छी विधि है एक अवलोकनकर्ता के लिए या शोधार्थी के लिए सबसे अच्छी विधि है अवलोकन। अवलोकन कितने प्रकार का होता है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम उसको साथ में, अवलोकन के साथ साथ में क्या है, पूर्ण लेखन, हमने क्या क्या देखा, कहाँ देखा, बारीकी से उसी समय हम राइट डाउन कर लें, लिख लें, जिससे हमें अगले समय दिक्कत नहीं आए, कोई पॉइंट हमारा निष्कर्ष निकालते समय हम भूलें ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण। जब भी हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया है, आंकड़ों को विश्लेषित भी करना है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें हमारे साइंटिफिक टूल, साइंटिफिक एटीट्यूड की हम बात करेंगे कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर, कार्य कारण का संबंध देखकर, सामान्यीकरण को देखकर, तटस्थता को देखकर, बाइसेस को दूर कर कर हमें क्या करना है, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जो हमारे पास डाटा आया है, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको शो करने के, उसको बताने के, उसको व्यवस्थित करने के, कि हम ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं, हम सारणी के माध्यम से बता रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने सारणी बना ली, उसको बिल्कुल व्यवस्थित कर लिया, और वैज्ञानिक टूल अपनाकर कि हमने एसडी अपनाया, हमने मीन अपनाया, हमने मोड अपनाया, हमने मीडियम अपनाया, हमने कोरिलेशन लिया, एफ लिया, टी लिया, काय लिया, जो भी हमारे को अपनी सांख्यिकी लगानी है। भाई ये टेस्ट होते हैं जिनको डेटा इकट्ठा करने के बाद कौन से डेटा पर, कौन सी सैम्पलिंग के डेटा पर कौन सा टूल काम करेगा या कौन सी स्टैटिक्स काम करेगी, इसके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एफ लगेगा, टी लगेगा, काई लगेगा, वाई लगेगा, वो सब दूर की बात है। आप इतना ध्यान रखिए कि कुछ सांख्यिकी को डालकर फिर हम उससे निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने अभी बात की थी डी अवलोकन के चरण की, और अवलोकन के हमारे पास 4 चरण थे। अब हम बात करेंगे उपयोगिता की, कि अवलोकन का जीवन में क्या उपयोग होता है या शोधार्थी के लिए अवलोकन का क्या महत्व होता है। तो देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड की ओर आपको लेके चलती हूँ, और बिल्कुल छोटे छोटे से बिंदु लिखे हुए हैं। देखो अवलोकन की उपयोगिता, सबसे पहले लिखा हुआ है समस्या का चयन किया जाता है। समस्या क्या है उसको परिभाषित किया जाता है। जब समस्या का हमने चयन कर लिया है तो फिर हम उसका बारीकी से अवलोकन करते हैं। अब देखिए दूसरी ओर क्या उपयोगिता है। पहले ही मैंने कहा है, चाहे दिशा हो, चाहे जीवन हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, आप निश्चित कर लीजिए, एक उद्देश्य बना लीजिए जीवन का कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये मेरा, इससे ये उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। आज मैंने ये काम किया है, आप जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए, आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल यही वाली बात यहाँ पर है उपयोगिता पर, कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य और सुनियोजित अवलोकन जो है, यही अवलोकनकर्ता के लिए सफलता के सूत्र हैं। फिर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि ये जो आपने सुनियोजित अवलोकन किया है, सुनियोजित मतलब प्री प्लान कर लिया आपने, सिस्टमेटिक कर लिया। सु मतलब होता है अच्छा,
जैसे सुवर अच्छा वर, सुकन्या अच्छी कन्या, तो यहाँ पर मतलब होता है सुनियोजित, जो पूरी तरह से नियोजित हो, प्लान हो। इसके लिए कह रहे हैं कि वास्तविक परिस्थितियाँ भी होना आवश्यक है और वास्तविक परिस्थितियों के निर्माण पर भी हमें ध्यान दिया जाना यहाँ पर चाहिए। फिर देखिए, हमने कहा अब देखिए हम कितना सिस्टमेटिक चल रहे हैं। उपकरण हमारा तय है, समय सीमा हमारी तय है, हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे पास है, हमारे पास सांख्यिकी हमारे पास है। फिर क्या है, लीजिए परिणाम आ गए। इसके परिणाम, जब हमने इतना सारा सब कुछ व्यवस्थित कर लिया तो इससे डाटे से जो हमारे पास आंकड़ों से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो अत्यधिक वैलिड होगा। वैलिडिटी बोलते हैं, वैधता होगी, उसमें रियलिबिलिटी होगी, मतलब विश्वसनीय होगा। तो अगर ज़्यादा विश्वसनीय होगा, अधिक वैधता पाई जाएगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो शोध तो बहुत अच्छा हो गया। आने वाले कल में हम उसको उपयोग में ले सकते हैं समाज के लिए। फिर आप देखेंगे वैज्ञानिक रूप से हम अच्छे टूल्स का उपयोग करके हम उसके उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर DELED प्रथम वर्ष बच्चों के अध्ययन के तरीके भाग 2। उसमें हमने 2 अभी छोटे छोटे उपप्रकरण लिए थे, अवलोकन के चरण और अवलोकन की उपयोगिता। अब मैं आपको वापस व्हाइट बोर्ड पे ले चलूँगी कि आप मुख्य बिंदु देखें। अब हम बात करेंगे अवलोकन के लिए क्या सुझाव है हमारे पास और क्या सीमाएं हैं। अब हम बात करेंगे अवलोकनकर्ता के सामने अवलोकन विधि का जब वो प्रयोग करता है, शोध कार्य में लेता है, तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती है, क्या सीमाएं रहती हैं, जिन सीमाओं के उसमें रहकर उसको कार्य करना पड़ता है। और अवलोकनकर्ता यदि अवलोकन विधि का प्रयोग करता है तो उसे कौन कौन से सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप एक व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। अवलोकन की सीमाएं, अवलोकनकर्ता के द्वारा अवलोकन विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो कौन सी सीमाएं होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव व्यवहार की, कि मानव व्यवहार प्रति क्षण प्रति पल परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसके संवेग पल पल में बदलते रहते हैं, उसकी मानसिक स्थिति पल पल में बदलती रहती है। तो आप देखेंगे ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या अवलोकनकर्ता के सामने होती है। यहाँ मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है तो अवलोकनकर्ता जो उस व्यक्ति का, उसके व्यवहार का, उसके क्रियाकलापों का जो अवलोकन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है, उसे जांच रहा है, उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कभी तो आप देखेंगे, अगर मैं आपको अपना उदाहरण लूँ तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाती हूँ, अपने अपने विषय में सोचती हूँ और उसके एक पल बाद ही मुझे लगता है नहीं नहीं मैं मनुष्य हूँ और मेरा जन्म तो 3,84,000 योनियों में भटकने के बाद हुआ है, मुझे ये मनोविकार और स्वाद छोड़कर लोक कल्याण की बात सोचनी चाहिए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। तो आप देखेंगे ये वाला जो मेरा ये जो मैंने उदाहरण दिया, ये जो परिवर्तन है व्यक्ति के विचारों में, उसके व्यवहार में, उसके संवेगों में, ये अवलोकनकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फिर देखिए विषय उपलब्ध होने पर भी अगर हमारी सामने सब्जेक्ट ही है, अब विषयी किसे कहा जाता है, ये भी आप छोटे बच्चे हैं, 12th पास आउट हैं, पहली बार आप ये शब्द सुन रहे हैं, विषयी सब्जेक्टी, जिस पर काम किया जाता है, जिस पर शोध कार्य किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में या शोध कार्य की भाषा में सब्जेक्टी। तो वो विषय उपलब्ध है वहाँ पर, लेकिन वो उपलब्ध होने के बावजूद भी मना कर दे तो भी एक बड़ी भारी समस्या अवलोकनकर्ता के सामने उपस्थित हो जाती है। फिर देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस पर कभी चर्चा करेंगे, ये कभी जो हम वीडियो बनाएंगे ये भी विषय रहेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस 2 टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। बाहरी रूप से मोटा, पतला, काला, गोरा, लंबा, नाटा आप देखेंगे, और बाहरी से बुद्धि है, योग्यताएं हैं, संवेग है, मानसिक विकास है, बहुत सारी बातें, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, अनुभूति हैं। तो हर एक व्यक्ति
क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं रखता है। क्लास का हर बच्चा व्यक्तिगत विभिन्न रखता है, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब व्यक्तिगत विभिन्नताएं रखते हैं, और ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही अवलोकनकर्ता के लिए समस्या हो जाती है, सीमा हो जाती है। उसे ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अवलोकन विधि का वो प्रयोग करे। फिर देखिए, अचानक अब अवलोकनकर्ता अवलोकन कर रहा है, अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे, तो इस तरह की घटना भी उस अवलोकनकर्ता को बाधित करेगी कार्य करने के लिए, ये भी उसके लिए एक सीमा रेखा रहेगी। फिर देखेंगे मानसिक संवेगों में परिवर्तन। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, प्रतिक्षण संवेगों में स्थिरता नहीं रहती, अस्थिरता रहती है। जितनी जल्दी बच्चा हंसता है उतनी जल्दी रो भी जाता है। आप अपने आप को भी देखेंगे, हम जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं सोडा बोतल, उसमें उबाल आता है और जल्दी 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 से बैठ जाता है। तो आप देखेंगे इस तरह से जो मानसिक संवेग हैं, क्रोध है, दया है, प्रेम है, तिरस्कार है, नफरत है, घृणा है, नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव, ये बदलते रहते हैं। तब ऐसे बदलते रहते हैं तो अवलोकनकर्ता के लिए फिर ये चिंता का विषय हो जाता है कि वो किस व्यवहार को सही माने, कौन से मानसिक संवेग के द्वारा उसने क्रिया की है उसको वो सही माने। तो ये भी एक सीमा है। फिर देखेंगे, आप यहाँ लिखा है कुछ घटनाएं जीवन काल में घटित नहीं होती, जैसे भूकंप है, युद्ध है, कोई महामारी है, आपातकाल की स्थिति है, या बहुत सारा कुछ ऐसा हो जाता है, उसमें आप देखेंगे कि उस समय समझ में ही नहीं आता, अचानक घटनाएं घटित हो गई, अब हुई नहीं है उस समय, उसका निरीक्षण कैसे किया जाए, उसका अवलोकन कैसे किया जाए, तो ये एक बड़ी समस्या इस समय रहती है। अब देखेंगे कुछ व्यवहार है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अगली सीमा की। यहाँ पर हमारे कुछ व्यवहार होते हैं, परिवार में कलेश है, पारिवारिक कलह है, जिसको सामान्यतः व्यक्ति देख नहीं पाता, इंटरनल है। हम बाहर से, बाहरी जो हमारा रूप है, हमारा स्वरूप है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ सेइंग है, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, हम अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उस व्यक्ति से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, उसे गाली देते हैं। आप देखेंगे कि ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ये दिक्कत देता है अवलोकनकर्ता को कार्य करने में। तो यहाँ हमने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है कि कुछ व्यवहार सामान्यतः प्रेक्षित नहीं होते, सामने नहीं जाता, प्रोजेक्शन नहीं होता, उनका प्रक्षेपण हम नहीं कर पाते, उनका देख नहीं पाते हम उनको, जैसे कि पारिवारिक कलह। फिर देखिए, अगर प्रेक्षण की अवधि, देखने की अवधि, अवलोकन करने की अवधि, निरीक्षण करने की अवधि को, उस समय सीमा को हम कम कर देते हैं, तो कम करेंगे तो एक डीमेरिट साथ में जुड़ जाएगा कि जैसे ही हमने इस अवधि को कम किया, आप देखेंगे जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं, जो डेटा हमने इकट्ठे किए हैं, वो भी स्वभावतः कम हो जाएंगे। अब कम अगर इकट्ठे हुए हैं तो आप उस सैम्पलिंग का, या जो पॉपुलेशन आपने ध्यान में रखी है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल जो आपने ध्यान में रखा है, उसके निष्कर्ष उस पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं हो पाएंगे। तो ये हम बात कर रहे थे अभी अवलोकन की सीमाओं की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सुझाव, अवलोकनकर्ता को कौन कौन से सुझावों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्या सुझाव रखना चाहिए भाई, हम इस विधि को उपयोग कर रहे हैं तो हमने प्री प्लान बना लिया, डाटा को व्यवस्थित कर लिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लिया, तो हम अब कौन से सुझाव हैं जिनका एक अवलोकनकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि जो भी अवलोकन का उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्या, किस उद्देश्य को लेकर हमने इस विधि का उपयोग करा है, हमें क्या अवलोकित करना है, कैसे अवलोकित करना है, इससे हमारे कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। फिर देखें, सूक्ष्म अवलोकन ये नहीं है कि आपने किसी भी व्यवहार का बाहरी आपने क्या कर लिया, अवलोकन कर लिया, नहीं, आप जान ही नहीं पाएंगे। सूक्ष्म अवलोकन होना चाहिए। सूक्ष्म अवलोकन बिल्कुल बारीकी से कि सच्चाई क्या है, दिखाई क्या दे रहा है। जैसे आपने कई बार एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
तो आप देखेंगे मालूम ही नहीं पड़े कि उसका व्यवहार कैसा है, बाहर से कैसा है। तो अवलोकनकर्ता की नज़र पैनी होनी चाहिए, तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए, जिससे वो सूक्ष्मता के साथ उस घटना को, उस व्यवहार को, उस गतिविधि को पकड़ ले जिसे वो देखना चाहता है। चलिए अब हम बात करें आत्मपरकता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अवलोकनकर्ता को इस विधि का जब वो प्रयोग करता है तो उसे ये सुझाव दिया जाता है, उसे सजेस्ट किया जाता है कि व्यक्तिगतता को शामिल ना करें, सॉफ्ट कॉर्नर ना रखे, बाइसेज ना हो, व्यक्तिगतता ना हो, वस्तुनिष्ठ होकर, न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर वो कार्य करें। फिर देखेंगे आप वस्तु स्थिति का ही वर्णन। कई बार क्या होता है, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, आपकी राइटिंग अच्छी है, लो हो गए चेक। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, राइटिंग अच्छी है, पॉइंट से लिखा है, लाइन वाइन खींची हुई है, बढ़िया ठक 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 मैडम का पेन चल रहा है, राइटिंग अच्छी है, इम्प्रेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर यही वाली बात आ रही है कि वस्तु स्थिति का वर्णन होना चाहिए। एक्चुअल वहाँ पर क्या है, कई बार ऐसा होता है, हम मानव हैं, स्वार्थ भी है हमारे अंदर, मनोविकार भी हैं, मनोभावनाएं भी हैं। तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर, छोटा सा एक मनोभाव हमारे अंदर आ जाता है और उस वजह से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी लिखते समय अवलोकन में जोड़ देते हैं। चलिए अब आ रहे हैं हम सुझावों के अंतिम चरण पर। क्या कह रहा है अवलोकन अभिलेख में, भाई मैंने आज अवलोकित करा कि इस घटना को, और मैं शाम को लिखूंगी या कल लिखूंगी या 4 दिन बाद लिखूंगी। अवलोकन, ये शोध कार्य को तो छोड़िए, घर के जो छोटे छोटे हिसाब होते हैं ना, पैसे कहाँ खर्च किए, 10 रुपये कहाँ खर्च किए, 100 रुपये कहाँ खर्च किए, 1000 रुपये किसको दिया, ये आप देखेंगे अगर आप 4-5 दिन है ना, याद रहेगा आपको, आप 7वें 8वें दिन क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो जब इतने छोटे छोटे से हिसाब हम भूल जाते हैं दैनिक कार्यों के, तो ये तो शोध कार्य है, आपने कुछ अवलोकित किया, उसी समय आपको लिखना है। ये सुझाव दिया जाता है अवलोकनकर्ता को, भाई उसी समय लिख लो। यदि उसी समय आपने नहीं लिखा तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो जो आपने डेटा इकट्ठा किया है, जब उसको आप संश्लेषित कर, पहले संश्लेषण हुआ है, विश्लेषित कर रहे हैं, तो फिर उसका जो निर्णय लेंगे वो सही नहीं हो पाएगा। और जब निर्णय सही नहीं हो पाएगा तो आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है उसके बारे में आप सही कोई भी निष्कर्ष सही रूप से नहीं निकाल सकते। तो ये जो हमारा DELED प्रथम वर्ष बच्चे और बचपन इकाई 7 अध्ययन के तरीके में हमने पहले विधि की बात की है, अवलोकन विधि की। इसमें मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, 100 बार बताने से अच्छा एक बार दिखाना होता है। 100 बार बताने से अच्छा एक बार दिखाना होता है। तो अवलोकन विधि को आप इस लाइन के माध्यम से इसका महत्व समझ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरी विधि की, जो है साक्षरता विधि। आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।